चलो अब एक काम करते हैं यार, अपन आज जो अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने वाला है थोड़ा सा स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, ये एक टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा बेटा, ये आपको बोरिंग लगने वाला है और मैं आपको बता दूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। दिस इज नॉट सो मच रेलेवेंट फॉर यू। लेकिन मैं आपको पता है इसको बहुत गहराइयों के साथ इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि बच्चा मुझसे डाउट पूछेगा बार बार। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं सीए फाइनल से रिलेट करेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को समझ आएगा उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें। सर आप कभी कबीर सिंह वाली बियर्ड रखो, मस्त लगोगे। अब सब लोग का फोकस होना चाहिए अच्छे से। एक बात करूंगा बेटा, ज्यादातर बच्चों को बोरिंग लगने वाली है और लिटरली वो बोरिंग है बात, है ना, मतलब मैं खुद बोलूंगी वो थोड़ा सा बोरिंग है। तो सब लोग फोकस करेंगे बिजनेस। अपन बेटा पीजीबीपी पढ़ रहे हैं और पीजीबीपी में मैं आपको बता दूं हम बिजनेस प्रोफेशन के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस तीन टाइप के होने वाले हैं। बिजनेस तीन टाइप के होने वाले हैं। एक तो बेटा हो जाएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस। एक तो हो जाएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस, दूसरा हो जाएगा बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस, और तीसरा हो जाएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल भी बोल सकते हैं आप, ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुन लेना बेटा, टाइप ऑफ बिजनेस तो समझ ही लेना आप। बिजनेस आपके तीन टाइप के होंगे आप। हाँ सर कंसेप्ट तो समझ आ जाता है बट जब क्वेश्चन करते हैं तो गलत हो जाता है कभी कभी। ओके कोई दिक्कत नहीं बेटा, धीरे धीरे ही डेवलप होंगे अपन। इसीलिए तो पता है आप एकदम से मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो मैं आंसर थोड़ी करता हूँ। मैं वही क्वेश्चन आंसर करता हूँ जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब चीज को एक साथ नहीं ले पाओगे। तो बेटा बिजनेस तीन टाइप के होंगे, सभी लोग फोकस करेंगे क्योंकि ये चीज काम की है। बिजनेस तीन टाइप के होंगे बेटा, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड और मतलब नॉर्मल बिजनेस। एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस मैं आपको बता दूं, एक सेक्शन आप पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 35 एडी। वहां पर कुछ बिजनेसेस को स्पेसिफाई किया हुआ है बेटा। मैं आपको बता दूं टोटल 14 बिजनेस है, टोटल 14 बिजनेस है जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर आप हॉस्पिटल खोलते हो जिसमें 100 पेशेंट बेड या उससे ज्यादा है, मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल, छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं, एक बड़ा हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 100 पेशेंट बेड्स हैं, कम से कम 100 पेशेंट बेड्स हैं, तो ये एक बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा मुझे बताओ, क्या हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी है? आप लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा होगा हॉस्पिटल्स की कमी तो बहुत है यार, यस और नो? तो बेटा अगर कोई भी पर्सन बड़ा हॉस्पिटल खोलता है 100 पेशेंट बेड से ज्यादा की, तो उसको स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर रखा गया है। सरकार स्पेसिफाइड बिजनेस वालों को ज्यादा बेनिफिट देती है। मतलब सरकार आपको पता है, सरकार इंकरेज करने के लिए कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस खोलें, सरकार आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। अपन पढ़ेंगे आगे, अभी के लिए आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि स्पेसिफाइड बिजनेस नाम में क्या लिखा है, स्पेसिफाइड, मतलब कुछ बिजनेसेस सरकार ने स्पेसिफाइड करे हुए हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर जो अपना अनाज होता है ना, किसान जो अपना गेहूं वगैरह उगाता है, चावल उगाता है, आपको पता है वो चावल है ना, बारिश के कारण कई जगह पे टन्स ऑफ चावल खराब हो जाता है। मतलब कई हमारे जो किसान की पूरी मेहनत होती है ना, सिर्फ इसलिए वो उस पर पानी फिर जाता है क्योंकि बेटा वो खुले में रखा होता है, उसके लिए वेयर हाउसेज नहीं होते। मतलब सर इंडिया में वेयर हाउसेज की भी कमी है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया में वेयर हाउस बनाते हो ना, तो अगेन आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर आता है। मतलब सरकार आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट देने वाली है स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर। तो कुछ यहाँ पर बताए, कुछ ऐसे बिजनेस आएंगे जहां पर बेटा इंडिया को जरूरत है, इसलिए सरकार प्रमोट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, उसको आप बोलोगे स्पेसिफाइड बिजनेस, आगे आप पढ़ोगे। अच्छा स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या हो जाएगा? स्पेकुलेटिव से पहले बेटा स्पेकुलेटिव को समझ लो, ध्यान से सुनना, स्पेकुलेटिव बिजनेस ही समझना है अपन को आज। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब वो बिजनेस जहां पर डिलीवरी ना हो। आप मुझे एक एग्जांपल बताइए ना, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी नहीं होती, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर डिलीवरी नहीं होती, जल्दी से बताइए मुझे। सर्विसेज वाला, ओके। अच्छा नॉर्मल बिजनेस आप मुझे बताओ, अगर मेरा कपड़ों का बिजनेस है, अगर मेरा कपड़ों का बिजनेस है, चाय का बिजनेस है, या दुनिया में जो हजारों बिजनेस होते हैं, क्या वो नॉर्मल बिजनेस होते हैं? यस। आप समझना बेटा, जिस बिजनेस को, मतलब एक तो हो गया नॉर्मल, नॉर्मल मतलब हर नॉर्मल बिजनेस, जैसे मेरे किराने की शॉप है, जैसे डी मार्ट है वगैरह वगैरह, जितने भी ये सब बिजनेस है, ये सब कौन से रहेंगे, नॉर्मल या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब कुछ खास बिजनेस जहां पर सरकार आपको क्या देने वाली है, एक्स्ट्रा बेनिफिट।
लेकिन बेटा स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? ऐसे बिजनेस जहां पर डिलीवरी नहीं होती। आप मुझे बताओ, अगर मेरी कपड़े की, मान लीजिए यहाँ पर बेटा मेरी कपड़े की शॉप है, रिटेल शॉप है, तो क्या मुझे कपड़े डिलीवर करना पड़ते हैं? यस। अरे क्या कस्टमर मेरे पास आता है, वो मुझे 500 रुपए देता है, 1000 रुपए देता है, 1500 देता है, तो क्या मुझे उसे शर्ट देना पड़ती है? ये सर आपको शर्ट देना पड़ती है, तो वो कौन सा बिजनेस हो जाता है? नॉर्मल बिजनेस। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, कहीं पर कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जहां पर ट्रांजेक्शन है ना, जहां पर डिलीवरी नहीं होती। आप लोगों में से मैं आपको बता दूं, अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अपन स्पेकुलेटिव बिजनेस समझने वाले हैं कि व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो बेटा यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस जहां पर क्या नहीं होता? डिलीवरी। एग्जाम्पल आप मुझे अभी तक एक भी करेक्ट एग्जाम्पल नहीं बता पाए हो स्पेकुलेटिव बिजनेस का। एक भी करेक्ट एग्जाम्पल नहीं बताया। इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, कुछ बच्चे बता रहे हैं सर शेयर्स के केस में डिलीवरी नहीं होती है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आप गलत कह रहे हो। शेयर्स के केस में डिलीवरी होती है। आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स आते हैं। अरे आपके पास 1000 शेयर थे, आपने 200 और खरीद लिए, तो 1000 प्लस 200 हो जाते हैं 1200। तो इसी को तो डिलीवरी बोलते हैं बेटा। डिलीवरी मतलब आपके पास आ रही है चीज। एक सेकेंड, किसी ने बताया फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, मतलब इतनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपने बता दी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैनब आपने कहीं पढ़ा हुआ है बच्चे? आप ऑलरेडी पढ़े हुए स्टूडेंट हो, या फिर एफएम में आपको ज्यादा रुचि है, या फिर आप शेयर मार्केट में ज्यादा ट्रेड करते हो? अच्छा, मनोज सर ने बताया था। अच्छा, गूगल बाबा ने बताया था। ओके बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग। मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं पता। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं पता, और आपको अभी बनाने के बाद भी समझ नहीं आएगा अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे होगे। आपको पता है जो स्टॉक मार्केट होता है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टॉक मार्केट, इंडिया में कहां पर है? सर इंडिया में दो स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बेटा ये बीएससी और एनएससी है ना, यहाँ पर आप शेयर्स खरीदते बेचते हो, यस और नो? सर हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, नहीं मैं इन बड़े वालों की बात कर रहा हूँ जो नेशनल लेवल पे है। बेटा ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आप है ना शेयर्स जब खरीदते हो ना, तो वहां पर इंट्राडे भी होता है और इंटरडे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहां पर डिलीवरी नहीं होती, बस इतनी सी बात है। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जहां पर क्या नहीं होता यार? डिलीवरी। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेट करके बताता हूँ। बेटा स्टॉक मार्केट बीएससी एनएससी मान लीजिए, यहाँ पर अगर आपको शेयर्स खरीदना है, आप इंटरडे भी कर सकते हो। इंटरडे का मतलब पता है क्या होता है? सर इंटरडे का मतलब होता है आज 31 अगस्त है, 31 अगस्त को मैंने शेयर्स परचेज भी कर दिया और इसी तारीख को सेल भी कर दिया। मतलब सेम डे पे आपने खरीदा, सेम डे पे आप बेच दिया, उसको आप क्या बोलते हो? इंट्राडे ट्रांजैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। एक सीए स्टूडेंट को ये चीज पता होना चाहिए। नोट, मतलब इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स की वजह से पता होना चाहिए, नहीं। आपको पता होना चाहिए इंट्राडे ट्रांजैक्शन। व्हाट आर इंट्राडे ट्रांजैक्शन? आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, उसको क्या बोलोगे? इंट्राडे ट्रांजैक्शन। और बच्चे ध्यान से सुनना, इंटरडे ट्रांजैक्शन, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सर खरीदा 31/8 को है, परचेज 31/8 को किया है, और सर बेच पता है कब सकते हैं? मान लीजिए 5 सितंबर को बेचा है, टीचर्स डे पर। तो क्या सेम डेट पे खरीदा बेचा गया है? नहीं। तो सेम डे पे नहीं खरीदा बेचा गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्राडे ट्रांजैक्शन। मेरी बात ध्यान से सुनना, शेयर मार्केट में जब आप शेयर्स खरीदते बेचते हो, तो दो दो टाइप से खरीद सकते हो। फर्स्ट इज इंट्राडे, आज खरीदा और आज बेच दिया। और एक कौन सा होता है? इंटरडे, आज खरीदा और बेचा कल है या कभी बाद में है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर शेयर मार्केट कुछ इस तरीके से काम करता है। सब लोग ध्यान से सुनना, पैसे कमाने की भी लाइन है यहाँ पर। शेयर मार्केट इस तरीके से काम करता है कि ये जो इंट्राडे पैसे कमाने की लाइन में फोकस आ गया फलगुनी का, बिल्कुल बहुत अच्छे से। यहाँ पर इंट्राडे ट्रांजेक्शन की जो, बेटा मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रांजेक्शन में डिलीवरी नहीं होती। नो डिलीवरी इज बीइंग मेड। अगर आप इंट्राडे सेम दिन पे खरीदते हो, सेम दिन पे बेचते हो, तो कोई भी डिलीवरी नहीं होती। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल आपके सामने लूंगा अभी बाद में। मैंने आपको क्या बोला? अगर आप सेम डेट पे खरीदते हो, सेम डेट पे बेचते हो, तो कोई भी डिलीवरी नहीं होती। लेकिन बेटा अगर आप सेम डे मतलब आज खरीदते हो कल बेचते हो, तो डिलीवरी पक्के में होती है। मतलब कौन से ट्रांजेक्शन में डिलीवरी नहीं होती? सर इंट्राडे ट्रांजेक्शन में डिलीवरी नहीं होती। तो आप मुझे बताइए, क्या इंट्राडे ट्रांजेक्शन शेयर मार्केट विल बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस? यस। समझना मेरी बात, इंट्राडे ट्रांजेक्शन में क्योंकि डिलीवरी नहीं हो रही, ये क्या हो जाएगा? स्पेकुलेटिव बिजनेस हो जाएगा। बेटा समझना क्यों डिलीवरी नहीं होती है, मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल के थ्रू। ध्यान से सुनिएगा।
एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम है बेटा पुतिन। पुतिन ने शेयर खरीदे हैं कैटरीना कैफ से। नहीं, यहाँ पर ये जो पुतिन है ना, पुतिन ने शेयर्स किसको बेचे? कैटरीना कैफ। और बेटा ये किस तारीख को बेचे गए हैं? ये बेचे गए हैं 30/9 को। पुतिन ने सर डिलीवरी कैसे नहीं, बेटा मैं बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा बस पेशेंस रख के सुनिएगा इसको। मिस्टर पुतिन ने शेयर्स किसको बेचे? कैटरीना कैफ को। बेटा कैटरीना कैफ को शेयर्स को बेचना नहीं चाहिए था। अगर कैटरीना कैफ शेयर्स को सेम डे पे बेच देती है तो उसको आप क्या बना देते हो? इंट्राडे ट्रांजेक्शन। बेटा यहाँ पर ये जो कैटरीना कैफ है ना, इन्होंने ये शेयर खरीदे थे, मान लीजिए एट द रेट, ये जो शेयर्स इन्होंने खरीदे थे बेटा, ये खरीदे थे एट द रेट 100 रुपीज। 100 रुपए के इन्होंने शेयर खरीदे थे। इन्होंने पता है उन्हीं शेयर को 120 रुपए में बेच दिया। किस तारीख को सर? 30/9 को ही। बेटा जिस दिन खरीदे उसी दिन किसको बेच दिया? 30/9 को बेच दिया। किसको पता है? सलमान खान। तो मिस्टर पुतिन ने शेयर्स किसको बेचे? कैटरीना कैफ को। कब बेचे? 30/9 को। और बेटा 30/9 को 100 रुपए के शेयर्स बेचे। और कैटरीना कैफ चली तो उन्होंने सेम तारीख पे किसको लूट दिया बेटा? सलमान खान को। कितने में बेच दिए? 100 रुपए के शेयर 120 रुपए में, 20 रुपए का प्रॉफिट। आप मुझे बताओ ये इंट्राडे ट्रांजेक्शन है या इंटरडे ट्रांजेक्शन है? जल्दी से बताइए मुझे। दिस इज इंट्राडे और इंटरडे। सर दिस इज इंट्राडे ट्रांजेक्शन, ये है इंट्राडे ट्रांजेक्शन। आप मुझे बताओ मैंने आपको क्या सिखाया? इंट्राडे ट्रांजेक्शन में डिलीवरी होती है या नहीं होती? इंट्राडे ट्रांजेक्शन में डिलीवरी नहीं होती। बेटा इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना, और आप समझ जाओगे क्यों डिलीवरी नहीं होती। यहाँ पर मिस्टर पुतिन ने आपको पता है मिस्टर पुतिन का एक डीमेट अकाउंट होगा, ये है उनका डीमेट अकाउंट जिसके अंदर 2 शेयर्स पड़े हैं, 2 शेयर्स। और ये कैटरीना कैफ का डीमेट अकाउंट है जिसके अंदर, और ये किसका डीमेट अकाउंट है? सलमान खान का। अभी कुछ भी नहीं है। मिस्टर पुतिन के पास 2 शेयर्स पड़े थे डीमेट अकाउंट में, तो क्या यहाँ से माइनस हो जाएंगे? इनने 2 शेयर बेच दिए मान लो, तो क्या यहाँ से चले जाएंगे? जीरो हो जाएगा। यस सर। मिस्टर पुतिन के शेयर, हाँ ध्यान से सुनिए तो समझिए बात को। अभी बेटा प्लीज टोकिए मत। आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए मिस्टर पुतिन के पास 2 शेयर थे, ये फिर मान लो यार एक ही शेयर था, लो इसको भी हटा देता हूं, एक शेयर था। तो क्या मिस्टर पुतिन का शेयर माइनस हो जाएगा? यस सर। एक शेयर उसने बेच लिया तो हमारे पास कितना बचेगा? पुतिन के पास 0। अब बेटा ये जो शेयर यहाँ माइनस हुआ है, आपको पता है ये प्लस का होना चाहिए था यहाँ। लेकिन आप सोचिए अगर ये यहाँ प्लस हो जाता फिर इसको उसी दिन माइनस भी करना पड़ता, तो ये प्लस होके माइनस होके अल्टीमेटली कितना बचता? 0। तो पता है लो मार्केट में लो ऐसा बनाया, मतलब शेयर मार्केट के अंदर लो ऐसा बनाया गया कि अगर सेम डे पे आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, प्लस भी करेंगे माइनस करेंगे, अल्टीमेटली वही आने वाला है। तो आप एक काम करो ना, क्यों ना डिलीवरी डायरेक्टली सलमान खान को दी जाए? क्यों ना डिलीवरी डायरेक्टली किसको दी जाए बेटा? सलमान खान को। तो यहाँ से -1 जो शेयर होगा ना, ये कहाँ प्लस हो जाएगा सर? यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +1। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसके किसके हाथ में, किसको डिलीवरी नहीं मिली? कैटरीना कैफ को। किसको डिलीवरी नहीं मिली? कैटरीना कैफ को। बेटा वो आपको प्रथम आपको देखना पड़ेगा यार, बहुत बोरिंग हो जाएगा वो। एक बार मैं क्विक रिकैप करवा दूंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है। इधर ध्यान से सुन लो, किसको डिलीवरी नहीं मिली? कैटरीना कैफ को। किसको डिलीवरी मिली? सलमान खान को। तो आपको पता है ये जो कैटरीना कैफ बेच रही है ना शेयर्स को, ये जो कैटरीना कैफ शेयर्स को बेच रही है, दिस इज इंट्राडे ट्रांजेक्शन। और हमने यही सीखा था इंट्राडे ट्रांजेक्शन में डिलीवरी वगैरह नहीं होती है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको शेयर मार्केट के बारे में। आपको पता है आपके आपके पास शेयर नहीं होते ना, आप मुझे बताओ अगर मुझे एक घर बेचना है तो क्या घर मेरे पास होना चाहिए? अरे जैसे मान लीजिए यार मुझे एक आईफोन बेचना है, तो क्या आईफोन मेरे पास होना चाहिए? यस और नो? मतलब कोई चीज बेचनी है तो मेरे पास वो होना चाहिए। बेटा शेयर मार्केट बोलता है कि आपको शेयर बेचने के लिए शेयर की जरूरत ही नहीं है। शेयर मार्केट का जो कानून है ना, वो क्या होता है कि आपको शेयर मार्केट में शेयर बेचने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास शेयर हो। अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो? बिना शेयर होते हो मतलब? ऐसे तो यार आप रास्ते चलते एफपीटी की बिल्डिंग बेच दोगे कि ये मतलब ये लीजिए मिस्टर मास 5 करोड़ रुपए दीजिए और ये लीजिए आज से बिल्डिंग आपकी, जबकि आप उसके ओनर ही नहीं हो। लेकिन शेयर मार्केट में होता है बेटा ऐसा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। वेरी गुड, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शेयर मार्केट में पता है क्या होता है, आप है ना शेयर्स को बेच सकते हो भले ही आपके पास नहीं है। जैसे कि बेटा मान लो शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर का प्राइस चल रहा है 1800 रुपए, करंट प्राइस चल रहा है 1800 रुपए, और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर गिरने वाला है,
आपके पास नहीं है बेटा रिलायंस के शेयर, आपके अकाउंट में पता है कितने हैं? 0। आपको ऐसा लग रहा है शेयर गिरने वाला है, आप ना रिलायंस के शेयर बेच देते हो, मान लो आपने 10 शेयर बेच दिए, तो आपके पता है आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे सर? 18,000। एक सेकेंड, रिलायंस के शेयर है नहीं तो भी आपने बेच दिए। समझना मेरी बात। आप पता है यहाँ पर बेटा शेयर मार्केट में अपन करते क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिएगा, अब देखिएगा, पैसे कमाने की लाइन है बेटा। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल इतना फॉर्मल इसलिए ले रहा हूँ, वैसे आप लोग के लिए ये चीजें रेलेवेंट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि ये डाउट्स आप मुझसे पूछोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक जो कि रेलेवेंट भी नहीं है, तो आप मुझसे बार बार पूछो, इसकी जगह आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना पूरा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि मान लीजिए बच्चे, प्रथम प्लीज तू यहाँ अगर फोकस करेगा ना तो यहाँ आज आप एमडी सर बन गए। नहीं बेटा, अपन एमडी सर नहीं बने यार, अपन एमडी सर नहीं बन सकते, अपनी मजबूरी है एमडी सर बनना। यहाँ पर एग्जांपल में मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, रिलायंस का शेयर, आपको पता है हर सेकंड में शेयर्स की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है, हर सेकंड, मतलब आप देखते हो, देखते देखते चेंज होती चलती है बस। तो बेटा रिलायंस की वैल्यू मान लीजिए 3:05 पे 1200, रिलायंस का शेयर बिक रहा था 1600 में, और मार्केट में ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि यार कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, रिलायंस का शेयर गिरने वाला है। तो आपको ना मार्केट से इंफॉर्मेशन क्या मिली कि रिलायंस का शेयर डाउन होने वाला है, डाउन। बेटा इन्फॉर्मेशन कभी भी 100% करेक्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन हुई तो फिर तो आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो इन्फॉर्मेशन से। तो आपको एक उम्मीद है कि रिलायंस रिलायंस का शेयर क्या होने वाला है? गिरने वाला है। मतलब आप पता है क्या सोच रहे हो कि रिलायंस का शेयर हो जाएगा 1400 रुपए का, 1400, चल कितने का रहा है? 1600। तो आपके पास शेयर नहीं है बेटा, आपने आपके डीमेट अकाउंट में देखा, ये आपका डीमेट अकाउंट है, यहाँ पर आपके पास रिलायंस के शेयर है 0। तो आपके पास रिलायंस के शेयर 0 है, तो क्या आप बेच सकते थे? नॉर्मली नहीं बेच सकते थे, लेकिन बेटा शेयर मार्केट का कानून ऐसा बोलता है कि आप रिलायंस के शेयर बेच सकते हो। यू कैन सेल रिलायंस के शेयर इवन दो यू डोंट हैव इट। आप रिलायंस के शेयर बेच सकते हो। मान लीजिए यार आप में से किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया, 1600 शेयर, बेटा अभी प्राइस 1600 चल रहा है, मतलब बेचोगे तो कितने पैसे आएंगे? 1600। तो आपने 1600 रुपए के 100 शेयर बेच दिए, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे आना चाहिए? 16, 1,60,000। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने रिलायंस के 100 शेयर बेच दिए, सेल कर दिए, बेटा आपके पास थे नहीं तो भी आपने बेच दिए। अब मानना यार, शाम होते होते मैं आपको बता दूं, शाम होते होते रिलायंस के शेयर की वैल्यू 1500 हो गई। क्लोजिंग के टाइम पे रिलायंस की शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1500। तो आप मुझे बताओ कि आप सही सोच रहे थे? ये सर हम सही सोच रहे थे कि शेयर की वैल्यू कम होने वाली है। आपको पता है शाम होने के बाद, क्योंकि शेयर की वैल्यू 15, क्योंकि आपने बेटा आपके पास शेयर थे नहीं, आपने बेच दिए थे, आपको पता है आपको यहाँ पर शेयर अब खरीदना पड़ेगा, उसी दिन खरीदना पड़ेगा आपको। मतलब सुबह आपने बेच दिया, कम से कम आपको शाम होने से पहले, बेटा बंद होने से पहले परचेज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू परचेज शेयर। आप 1500 रुपए के हिसाब से 100 शेयर परचेज कर लोगे शाम को, तो आपके पास पता है आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सर 1,50,000 माइनस जा रहा है और 1,60,000 प्लस आ रहा है, मतलब सर 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरा। 10,000 रुपीज आप लोगों ने कमा लिए। तो इस तरीके से आप पता है आप सुबह खरीद लेते हो, अगर आपको ऐसा लगता है आप सुबह खरीद लेते हो और बेटा शाम, सुबह बेच लेते हो, शाम को खरीद लेते हो। इफ यू, अगर आपको बेटा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि मार्केट डाउन होने वाला है या फिर रिलायंस का शेयर गिरने वाला है, और बच्चा बोल रहा है कोई सर अगर रेट बढ़ गए तो, बेटा बेटा शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, है ना? रिस्क है तो इश्क है, इट इज ऑल अबाउट रिस्क। अगर बढ़ गया तो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी, उस केस में निपट गए आप। आपने 1,60,000 में बेचे हैं, हो सकता है आपको 1,70,000 में खरीदना पड़े और 10,000 का प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए। ऐसा हो सकता है कि हम आज बेच रहे हैं और आने वाले किसी भी दिन में खरीद लें, या उसी दिन परचेस करना पड़ेगा। बेटा उसी दिन परचेस करना पड़ेगा। शेयर मार्केट इस तरीके से चलता है, आपको उसी दिन परचेस करना पड़ेगा। मतलब आज अगर आपने बेच दिया ना, नहीं था तो भी बेच दिया, सरकार ने आपको रोका नहीं, लेकिन सरकार ने बोला अब इतनी तो ईमानदारी दिखाओ कि यार शाम होते होते खरीद तो लो वापस कम से कम। अरे बेच दिया 1,60,000 में, तो क्या खरीदना भी जरूरी है? यस। हम स्पेकुलेटिव बिजनेस पढ़ रहे थे और मैंने आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब क्या बताया था, जहां पर क्या नहीं होता यार। देखिए क्या लिखा है, अदर सेटल्ड अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी। मतलब सर ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर डिलीवरी नहीं हो, इसका एग्जांपल आपको मैंने एक दे दिया है। आप आज के बाद हमेशा ध्यान रखना सर, इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो तो डिलीवरी नहीं होती है। सर आपने टैक्स किससे पढ़ा था? बेटा मैंने टैक्स अंशुल सर से पढ़ा था। अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो तो डिलीवरी
नहीं होती है। क्लियर है आपको? ये एग्जांपल ध्यान रखना, ये एग्जांपल रेलेवेंट है बस आपके लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो तो डिलीवरी नहीं होती है। मैंने आपको कटरीना कैफ वाला एग्जांपल दिया था। अब देखिए कुछ केसेस में बेटा, कुछ केसेस समझना बात को, ये है काम की चीज बेटा, ये है इंटरेस्टिंग चीज, और ये आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, 0% रेलेवेंट, 0% रेलेवेंट है, लेकिन बहुत काम की है। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्लियर है आपको क्या होता है? जहां पर डिलीवरी ना हो। बेटा इसी बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब वो बिजनेस जहां पर क्या ना हो, डिलीवरी ना हो। अब बेटा डिलीवरी ना हो, और उसका फिर अगर कोई आपसे कभी एग्जांपल पूछे कि इसका एग्जांपल बता दीजिए, तो आपको क्या बोलना है? इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट एक एग्जांपल आप लोगों के सामने गिवन है। अब बेटा देखिए पीछे क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो इंपॉर्टेंट, जीरो रेलेवेंस। ट्रांजैक्शन नोट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन आपको लगेंगे कि स्पेकुलेटिव है, ध्यान से सुनना, कुछ ट्रांजैक्शन आपको लगेंगे स्पेकुलेटिव है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा उन ट्रांजैक्शन को आप कभी भी स्पेकुलेटिव नहीं मानोगे। फर्स्ट इज हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक काम करता हूं यार, बहुत शानदार चीजें हैं, रेलेवेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज हेजिंग, क्योंकि आप है ना, नहीं तो आपको ये समझने के लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा। 2 साल बाद आपको समझ आएगा, क्यों ना आज अपन पैसे कमाने की लाइन करें। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज हेजिंग, ध्यान से सुनिएगा। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल के साथ। बेटा आपके पास एक बिल्डिंग है, मान लीजिए एपीटी की बिल्डिंग है ना, ये आपकी की है, आपकी एपीटी की बिल्डिंग है, जिसकी आज की प्राइस, आज की मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास एक असेट है बेटा, आपके पास एक असेट है जिसकी जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है आज? 5 करोड़। आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, पता है क्यों? आपको रातों में नींद नहीं आ रही है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एमपी नगर में वैल्यू गिरने वाली है। ये बिल्डिंग जो आज आपकी 5 करोड़ की है ना, कल पता है कितनी की हो सकती है? 2 करोड़। तो आप मुझे बताओ, आपको डर है, आपको पता है डर लग रहा है, आपको डर क्या लग रहा है कि मेरा असेट जो कि आज 5 करोड़ का है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कल 5 करोड़ का नहीं रहेगा, कल शायद वो 2 करोड़ का हो जाए। तो क्या आपको एक बड़ा रिस्क दिख रहा है यहाँ पर? यस सर। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूं मैं आपको। आपके पास एक असेट है जिसकी वैल्यू 5 करोड़ है, और आपको पता है डर क्या सता रहा है बेटा? आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको डर सता रहा है कि हो सकता है 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ हो सकती है। बेटा अगर 5 करोड़ की बिल्डिंग 2 करोड़ की हो गई आपकी, तो हो गए आपके 3 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। आपकी रातों की नींद छोड़ो, पता नहीं क्या क्या उड़ जाएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, इस डर को कंपनसेट करने के लिए, इस डर से बचने के लिए आप ना एक ट्रांजेक्शन में एंटर करते हो, जिसको अपन बोलते हैं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करता है बेटा, आप पता है? जैसे मान लीजिए ये जो एपीटी की बिल्डिंग है ना, ये मास की है, तो मिस्टर मास पता है क्या करेंगे? मिस्टर मास जाएंगे किसी ऐसे पर्सन के पास, मान लीजिए मिस्टर मास गए हैं एमडी सर के पास, मनोज दुबे सर के पास गए हैं मिस्टर मास, और मिस्टर मास ने पता है मनोज दुबे सर को वादा कर लिया, मतलब मिस्टर मास ने और मनोज दुबे सर ने वादा कर लिया कि मेरी बिल्डिंग, मिस्टर मास बोल रहे हैं बेटा, मेरी एपीटी की बिल्डिंग जो आज 5 करोड़ की है, आप एक काम करिएगा मनोज दुबे सर, आप मुझे 1 साल बाद 5 करोड़ में खरीद लीजिएगा, या 6 करोड़ में खरीद लीजिएगा, या 4 करोड़ में खरीद लीजिएगा। आपको पता है आप वादा कर रहे हो, आप क्या वादा कर रहे हो कि मेरी बिल्डिंग आप कितने में खरीद लेना? 4 करोड़। तो एक चीज बताइएगा, मान लो बेटा ये जो वादा हुआ है, मान लीजिए 4 करोड़ का जो वादा हुआ है, आप मुझे बताओ क्या मास को लॉस है अभी भी? क्या मिस्टर मास को अभी भी लॉस हो रहा है? यस सर, मिस्टर मास को लॉस हो रहा है। कितना? 5 करोड़ का असेट उनका कितने में जाने वाला है? 4 करोड़ में, मतलब कितने का लॉस हो रहा है? 1 करोड़। 1 करोड़ का लॉस हो रहा है, लेकिन पता है आपको अब मिस्टर मास को नींद आने लगेगी। क्यों नींद आने लगेगी बेटा? मिस्टर मास किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर चुके हैं कि यार मेरा असेट 4, मतलब मिस्टर मास को लॉस तो हो गया 1 करोड़, लेकिन उन्होंने अपना लॉस फिक्स कर दिया बेटा। अब बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ भी हो जाए ना, तो मनोज दुबे को तो कितने में खरीदना पड़ेगी? 4 करोड़। तो क्या मिस्टर मार्स ने अपना लॉस फिक्स कर लिया? यस। अच्छा, मिस्टर मार्स हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करने क्यों आए थे? उनको डर सता रहा था बेटा। जब आपको डर लगता है ना, जब आपको डर लगता है कि आपके एसेट की वैल्यू गिर सकती है, आपके एसेट की वैल्यू गिर सकती है, या फिर आप कोई एसेट खरीदने वाले और आपको डर लग रहा है कि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है, दोनों केस हो सकते हैं बेटा। अगर आपको डर लग रहा है, आपका खुद का एसेट है, आपको डर लग रहा है गिर सकती है, या फिर बेटा किसी और का एसेट है और आपको खरीदना और आपको डर लग रहा है कि बढ़ सकती है, तो आप पता है हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। मतलब बेटा हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी आप पता है एंटर, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में हम हमेशा इंटर करते हैं टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लॉसेस।
हम अपने आप को लॉसेस से बचाने के लिए हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। और बेटा एंटर करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉस ना हो, लॉस तो हो सकता है हो जाए, लेकिन बेटा लॉस जो भी होगा ना वो आपको आज पता चल जाता है कि मुझे कितना लॉस होने वाला है। तो बेटा मिस्टर मास को पता चल गया है 1 करोड़ का लॉस है, लेकिन आपको पता है मिस्टर मास अब टेंशन नहीं लेंगे, उनकी अब टेंशन खत्म, क्योंकि उनका वादा हो चुका है कितने करोड़ में, 4 करोड़ में। फल्गुनी बोल रही है अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो, बेटा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो आपका लॉस। सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर कोई एमडी भी कोई पागल थोड़ी है। यहाँ पर मास और एमडी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो ट्रांजेक्शन जब ही होगा जब इधर एमडी सर को लग रहा होगा कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने वाली है और मास को क्या लग रहा है कम होने वाली है। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर इस बिल्डिंग की वैल्यू 6 करोड़ भी हो गई तो क्या एमडी सर को, क्या मिस्टर मास को 4 करोड़ में ही बेचना पड़ेगी? यस बेटा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आपने सुना होगा एक चीज, अगर आपने वादा किया है तो आपको निभाना पड़ेगा। तो ये होता है बेटा हेजिंग, दिस इज हेजिंग। अपन क्यों पढ़ रहे थे हेजिंग? यहाँ पर लिखा था कि हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कभी भी स्पेकुलेटिव के अंदर नहीं आएगा। बस आपको ये आज के बाद ध्यान रखना है कि सर हेजिंग मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको डर सता रहा था, आप अपने डर को कंपनसेट करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, उसको बोलते हैं हेजिंग। जबान दे दी आपने बिल्कुल। अब बेटा आप बिल्डिंग की वैल्यू चाहे 50 करोड़ हो जाए चाहे 1 करोड़ हो जाए, आप तो कितने करोड़ में बेचोगे? 4 करोड़ में। और किसको बेचोगे? एमडी को। सेकंड देखिए, सेकंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको बता दूं, आपके पास मान लीजिए बेटा $1 लाख आने वाले, आपके पास $1 लाख आने वाले हैं, और आपको पता है आज $1 इज इक्वल टू ₹80 चल रहा है। क्या ये वैल्यू रोज चेंज हो जाती है? यस सर, रोज डॉलर की वैल्यू चेंज हो जाती है। आपको पता है अगेन आपकी नींद उड़ जाती है, आपकी नींद उड़ जाती है कि यार डॉलर पता नहीं जब मैं बेचूंगा तो कितने का बिकेगा, या जब मुझे खरीदना होगा तो कितने का खरीदेंगे। सर एमडी सर के पर्सपेक्टिव से स्पेकुलेटिव होगी ना। बेटा हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कभी भी स्पेकुलेटिव नहीं होगा। एमडी सर तो कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा है, बिजनेस तो यहाँ मास कर रहे थे, है ना, वो तो परचेज कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिस तरीके से मैंने आपको ये हेजिंग बताया ना, हेजिंग जैसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगेन ये क्यों एंटर किया जाता है सर? हमारे पास है ना कुछ हमें डर सता रहा होता है, जैसे आपको किसी को $1 लाख। बेटा एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, आपने एक्सपोर्ट करा है, आप मुझे बताइए एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा इंडिया से जाएगा या इंडिया आएगा वापस? तो बेटा आपने पैसा करा आपने एक्सपोर्ट करा है पुतिन को, और उनसे आपको $1 लाख लेने। और आज पता है आज फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या चल रही है? $1 इज इक्वल टू ₹80। बेटा अगर किसी को नहीं भी समझ आ रहा हो ना, ठीक है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैंने आपको बता दिया था। सिर्फ बच्चे मुझसे डाउट पूछ पूछ के परेशान करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को शेयर मार्केट की समझ होती है, तो जिनको समझ होती है ना वो परेशान करते हैं फिर। तो यार पुतिन $1 लाख, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए काम की बहुत चीजें हैं, मतलब सीए को ये सब पता होना चाहिए। अभी आपको भले ही नहीं पता, लेकिन अभी अभी आपको पता है, आइडिया लग जाएगा, फिर आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। क्या ऐसा भी होता है, कुछ फॉरवर्ड भी होता है, कुछ हेजिंग भी होता है, क्योंकि ये तो यहाँ तो मैं अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर पुतिन से आपको रिसीवेबल है। बेटा ध्यान से सुनना, आपके पास डॉलर आने वाले हैं, आप डॉलर बेचोगे, तो आप मुझे बताओ, आपको पता है क्या डर सताएगा? बेटा कल को हो सकता है $1 इज इक्वल टू कितना हो जाए? 75। बेटा आज अगर आप $1 लाख बेचते तो आज अगर आप $1 बेचते तो 80 मिलते, कल हो सकता है आपको 75 मिले। क्या यहाँ पर भी एक लॉस है? यस सर, यहाँ पर भी एक लॉस है। तो मैं आपको बता दूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर आप है ना फ्यूचर में फॉरेन करेंसी को खरीदने या बेचने का, फ्यूचर में आप फॉरेन करेंसी को खरीदने या फिर बेचने का वादा आज कर लेते हो कि यार 6 महीने बाद में आपसे डॉलर पता है 75 में नहीं कितने में खरीदूंगा, 78 में, या फिर 6 महीने बाद में आपसे डॉलर ₹84 में खरीदूंगा या बेचूंगा, जो भी ट्रांजेक्शन है। मतलब आप अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हो, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यस। और तीसरा होता है डेरिवेटिव। बेटा ये जो डेरिवेटिव है ना, ये खतरनाक चीज है। अगर कोई बच्चा डेरिवेटिव में ट्रेड करता हो ना, मैं आपको बता दूं एक एक दिन में आप 5-5 हजार रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो फ्री में। सिर्फ आपको थोड़ी सी कैपिटल लगानी है बेटा, 1-2 लाख रुपए, आप एक एक दिन में 5-5 हजार रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन फिर भी एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि अगर कोई बच्चा करता हो तो प्लीज डेरिवेटिव में जब तक वो ट्रेड ना करे, जब तक वो सीए या तो ना बन जाए, या फिर वो सीए फाइनल में अच्छी खासी डेरिवेटिव की नॉलेज ना ले। क्योंकि बेटा यहाँ पर आप पैसा तो बहुत कमा लोगे 5-5 हजार करके, लेकिन एक ही बार में जब तुम लॉस करोगे ना, तो लॉस वो 10-15-20 लाख का हो जाएगा। बहुत खतरनाक होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ये इतना रिस्की होता है कि यार सामने वाले को पता है क्या लगता है, अरे आज 5,000 कमाया, कल 4,000 कमाया, अरे वाह, मतलब मैं ही भगवान हूँ, मतलब मुझे तो सीए करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। सामने वाले को ऐसा लगेगा। वो कमाएगा, वो पता है 2-4 लाख कमा लेगा वहां। वो बेटा 2-4 लाख कमाने के बाद जो एकदम से उसको जो झटका पड़ेगा ना, वो 15 लाख रुपए का जब लॉस इनकर करेगा ना, तो ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का। बहुत रिस्की होता है। तो बीइंग स्टूडेंट आपको इस मतलब ऑप्शंस में पैसा नहीं लगाना चाहिए, डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस में। ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव में आपको एक चीज ध्यान रखना है। अच्छा, डेरिवेटिव मतलब नॉर्मल था, ये कौन सा डेरिवेटिव है? कमोडिटी। कमोडिटी मतलब समझते ना, जिसको आप कंज्यूम करते हो। जैसे कि बेटा गेहूं है, जैसे कि गोल्ड है जिसको आप यूज करते हो, गोल्ड ज्वेलरी। तो बेटा कमोडिटी डेरिवेटिव की बात हो रही है, कमोडिटी जिसको आप कंज्यूम करते हो। अरे आप शेयर मार्केट खरीदते हो, आप मुझे बताओ, आप शेयर मार्केट में जाओगे तो क्या आप शेयर को क्या खा सकते हो? क्या शेयर को यूज कर सकते हो? कोई भी यूज नहीं हो सकता। लेकिन बेटा यहीं पर आपने ना कमोडिटी डेरिवेटिव लिया, जैसे मान लीजिए आपने वीट लिया, तो वैसे तो ये डेरिवेटिव है, लेकिन कल को अगर जैसे लॉकडाउन लग गया और आपके पास गेहूं नहीं है, तो क्या आप इस गेहूं को खा सकते हो? यस सर, वी कैन यूज इट। तो बेटा जिसको अपन खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो कौन से वाले डेरिवेटिव के अंदर आएगा? कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर। तो यहाँ पर कमोडिटी डेरिवेटिव के बारे में एक चीज खास है कि आपको यहाँ पर सीटीडी नाम का एक टैक्स होता है, वो पे करना होता है। और बेटा अगर आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटी है तो आपको सीटीडी की जरूरत नहीं है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको कंपाइल करवाऊंगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, इसलिए कोई भी वो मत करना, क्योंकि मैं आपको चीजें बहुत सारी बता रहा हूँ, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है कमोडिटी डेरिवेटिव। और इवन क्योंकि फेस टू फेस क्लास नहीं है, तो आपको समझ भी बहुत ही कम आ रहा होगा। कमोडिटी डेरिवेटिव दो टाइप की होगी, एग्री और नॉन एग्री, मतलब नॉन एग्रीकल्चर। तो बेटा अगर एग्रीकल्चर होगी तो सीटीडी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर होगी तो सीटीडी नाम का एक टैक्स है जो आपको पे करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको कंपाइल करवा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। और बेटा अगर किसी को अब कुछ इसमें डाउट है, तो क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट है, आपको पूछना है, मैं आपको कभी भी पूछने से मना नहीं करूंगा, कभी भी नॉलेज शेयर करने से मना नहीं करूंगा। आप मुझसे पर्सनल लेवल पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? अगर किसी को पूछना है, किसी को कुछ इंटरेस्ट है, बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको 1% भी चीज नहीं बताई अभी। सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है कि कुछ डेरिवेटिव होता है, कुछ फॉरवर्ड होता है, कुछ हेजिंग होता है, जिसमें भी समझाया तो सिर्फ हेजिंग है। बाकी तो सिर्फ नाम ही बताया मैंने आपको। सब कुछ कर लेना, इवन शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कैसा शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, बिल्कुल बेटा, आप अपने घर घर वालों से 10,000 रुपए लो, वो 10,000 रुपए लेकर पैसा लगाओ। आप उसमें प्रॉफिट कमा भी सकते हो, गवा भी सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप 1-2 साल तक पैसा लगाओगे ना, आप एक्सपर्ट बन जाओगे शेयर मार्केट में। तो ये जो 10,000 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप इतना सोच समझ के करोगे, गलतियां भी करोगे, लेकिन बेटा आप है ना इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि फिर आप लाखों कमाओगे शेयर मार्केट से। चलिए ध्यान से सुनिएगा, सब लोग को मैं कंपाइल करवा रहा हूँ आप लोग को। मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, स्पेकुलेटिव बिजनेस। अच्छा, मैंने आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से मैंने काम की चीज पता है क्या बताई थी? कितने टाइप के बिजनेस होंगे? 3 टाइप के। स्पेसिफाइड बिजनेस, सर कुछ खास बिजनेस होते हैं जिसको सरकार कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस क्या होता है बेटे? नॉर्मल बिजनेस मतलब सभी बिजनेस, अरे जो आपके मम्मी पापा का भी बिजनेस होगा ना, जो आपके भाई बहन का, आपके रिश्तेदारों का बिजनेस होगा, सब बिजनेस कौन से होते हैं बेटा? नॉर्मल बिजनेस। अगर इंडिया में 10 लाख बिजनेस होंगे तो 9,99,000 बिजनेस कौन से होंगे? नॉर्मल। समझ रहे हैं मेरी बात? स्पेसिफाइड कुछ खास है, और बेटा स्पेकुलेटिव सबसे खास है। स्पेकुलेटिव क्या है? सर स्पेकुलेटिव मतलब ऐसा बिजनेस जहां पर क्या नहीं हो रहा हो, ये बता दीजिए मुझे आप बस। स्पेकुलेटिव मतलब सर ऐसा बिजनेस, सर लाखों की कैलकुलेशन करते हैं पर जेब में 100 रुपए भी नहीं है, नहीं थे। बेटा आप तो लाखों की कर रहे हो, मैंने ना, आप लाखों की अभी एग्जाम में कर रहे हो, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में करोड़ों की, मतलब करोड़ों नहीं, 200-200, 700-700 करोड़ रुपए की करी है मैंने, लेकिन मेरी जेब में भी 100 नहीं होते थे। हाँ, मेरी जेब में भी 100 रुपए नहीं होते थे। हाँ, अब तो अभी भी नहीं होते बेटा, अभी भी नहीं होते 100 रुपए तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जहां पर डिलीवरी ना हो उसको आप क्या बोलोगे? स्पेकुलेटिव। लेकिन बेटा उसके बाद पता है जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 4 केसेस में आप कभी भी स्पेकुलेटिव नहीं मानोगे। फर्स्ट इज हेजिंग। और हेजिंग मैंने आपको बताया, आपको डर सता रहा होता है, रातों में नींदें नहीं आ रही होती है, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो हेजिंग, जिसमें आप आज वादा कर लेते हो किसी चीज को खरीदने या बेचने का एक फ्यूचर डेट। आज आप वादा कर लेते हो किसी चीज को खरीदने या बेचने का फ्यूचर डेट पे, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या फिर 2 साल बाद, उसको आप क्या बोलते हो? हेजिंग। और बेटा जब आपने वादा करा है तो क्या आपको निभाना पड़ेगा? यस सर, वादा करा है तो निभाना पड़ेगा।
मतलब सर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन बेटा लॉस आपका फिक्स हो जाता है यहाँ पर। आपको पता है सर आज 5 करोड़ का असेट था और आपने 4 करोड़ में बेचने का वादा करा है, तो सर मेरा लॉस फिक्स हो चुका है 1 करोड़ रुपए का लॉस। और क्या, क्योंकि सर मेरा लॉस फिक्स हो चुका है तो अब मुझे ज्यादा कोई डर नहीं बचा, क्योंकि यार मैं तो मान चुका हूं ना 1 करोड़ का लॉस। मतलब सर मेरी रातों की नींद अब आ जाएगी वापस। सेकंड चीज, हेजिंग के अलावा आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे? फॉरवर्ड। व्हाट इज फॉरवर्ड? मैंने आपको बताया था बेटा, जब वो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड सेम हेजिंग जैसा ही होता है, सेम हेजिंग जैसे ही होता है। आपके पास कुछ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल या फिर पेबल होती है और आपको डर सता रहा होता है कि फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन, अरे अनफेवरेबल फ्लक्चुएशन, वर्ड अनफेवरेबल यूज कर रहा हूं क्योंकि यार अगर आपके फेवर में होने वाला है तो कोई डर ही नहीं है। आपको ऐसा डर लग रहा है कि अनफेवरेबल कोई फ्लक्चुएशन होने वाला है, तो बेटा उस अनफेवरेबल फ्लक्चुएशन की वजह से आपको नींद नहीं आ रही होती, तो आप पता है आज किसी से वादा कर लेते हो कि मैं आपसे 6 महीने बाद फॉरेन करेंसी इतने में खरीदूंगा या फिर इतने में बेचूंगा, उसको आप क्या बोलते हो? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा तीसरी चीज है ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, जो कि मास्टर ने आपसे साफ मना कर दिया है कि इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव। और फोर्थ चीज अगेन क्या होती है बेटा? फोर्थ चीज अगेन है ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव। लेकिन वहां पर आप ध्यान रखना कि अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी है तो सीटीटी पे करने की जरूरत नहीं है, और बेटा अगर नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी है तो आपको सीटीटी पे करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें आपको कम से कम 40 घंटे की क्लास लगने वाली है सीए फाइनल में। ये जो मैंने आपको चीजें बताई ना, इसमें 40 लाख नहीं 40 घंटे की आपको क्लासेस लगने वाली है। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो आपको आज तो उतना ही समझ आएगा जितना मैंने आपको बताया। क्लियर है आपको? एक बार मैं इधर देख लेता हूं, किसी को भी बेटा पॉइंट आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक वो मेंबर्स वाला था कि जिम वगैरह को अगर मेंबरशिप फीस मिलती है तो दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी। सबको सेक्शन 28 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेटा आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ वो सेक्शन नंबर 28 के अंदर था। इसके बाद मैंने आपको बताया था तीन टाइप के बिजनेस होते हैं, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड और नॉर्मल। बताया था मैंने आपको। अच्छा, नॉर्मल बिजनेस सर दुनिया में जो भी बिजनेस होते हैं वो जनरली कौन से ही होते हैं बेटा? नॉर्मल। अरे जैसे मेरे कपड़ों की शॉप है या कपड़ों का कुछ भी है बिजनेस, या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भी कौन सा बिजनेस है बेटा? नॉर्मल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दुनिया के सभी बिजनेस प्रोफेशन नॉर्मल के अंदर आते हैं, कुछ स्पेकुलेटिव के अंदर आ सकते हैं और कुछ कहां भी जा सकते हैं, स्पेसिफाइड के अंदर। मैंने आपको बताया था कि स्पेकुलेटिव मतलब वो बिजनेस जहां पर डिलीवरी ना हो। मैंने आपको क्या बताया था? स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब वो बिजनेस जहां पर क्या नहीं हो रहा हो यार, डिलीवरी। ध्यान से सुनना बेटा, पिछली क्लास में जो बकर बस्ती जो भी करी हो बेटा कुछ काम की नहीं है, आज जो बता रहा हूं सिर्फ उतना काम का है। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब ऐसे बिजनेस जहां पर क्या नहीं हो रहा था यार, डिलीवरी। क्लियर था आपको? अच्छा, डिलीवरी नहीं होने का यहां पर मतलब क्या था? आप समझ गए थे, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड था कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था शेयर मार्केट में दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, इंट्राडे और इंटरडे। बेटा ध्यान से सुनना, अगर इंट्राडे ट्रांजैक्शन हो जाता है ना, मिस्टर मास ने आज ही खरीद के आज ही बेच दिए, तो डिलीवरी मिस्टर मास के हाथों में होती नहीं है बेटा, डिलीवरी डायरेक्टली किसके पास होती है? फाइनल वाले सेलर के पास। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, अगर ट्रांजैक्शन इंटरडे है, इंटरडे मतलब खरीदा आज है बेचा कल है, तो बेटा खरीदा आज है बेचा कल है तो पहले शेयर मास के पास आएगा, फिर किसके पास जाएगा? जिनको मिस्टर मास बेचेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ट्रांजैक्शन इंट्राडे होता है तो डिलीवरी नहीं होती, मतलब आप उसको कौन सा बिजनेस मान लोगे? स्पेकुलेटिव बिजनेस। और बेटा अगर ट्रांजैक्शन इंटरडे है तो डिलीवरी हो रही है, तो उस केस में आप उसको बिजनेस ही मत मानना, वो अपन देखेंगे आगे उसको क्या मानना है। सेकंड चीज, मैंने आपको 4 केसेस बताए थे जब आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस, बेटा आपको लगेंगे कि वो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, लेकिन वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया था हेजिंग, फॉरवर्ड, डेरिवेटिव्स। आप तो 3 याद रखो, हेजिंग, फॉरवर्ड्स और डेरिवेटिव। क्या होते हैं हेजिंग, फॉरवर्ड, डेरिवेटिव? सर पढ़ेंगे सीए फाइनल में, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आ जाएगा जब आप पढ़ोगे सीए फाइनल में, आपको मजा आ जाएगा। मैंने जो आपको बताया दैट वाज नॉट इवन 1% ऑफ द टॉपिक। ठीक है, जितना बड़ा पीजीबीपी टॉपिक है ना, उतना ही बड़ा टॉपिक है अपना डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स के पार्ट है वो सब, पैसे कमाने की लाइन है, और वहीं से मतलब मजा आता है आपको। चलिए, तो इतना क्लियर था आपको सेक्शन नंबर 28। और फिर बिजनेस में अपन ने क्या बात करी? 3 टाइप के बिजनेस, स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड और नॉर्मल। स्पेकुलेटिव जहां पर डिलीवरी नहीं हो, मतलब इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट। फिर इसके 4 एक्सेप्शन भी हमने देखे, हेजिंग, फॉरवर्ड और डेरिवेटिव्स। ऐसे ही देखा था यार। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे खास बिजनेस होते हैं जो आप आगे पढ़ोगे, अपन आगे पढ़ने वाले, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो आप करोगे ना तो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है, प्रमोट कर रही है, एनकरेज कर रही है कि आप ये बिजनेस करिए। आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 35 एडी आगे जाकर, मतलब मिड ऑफ पीडीपीपी में आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 35 एडी, आपको समझ आएगा। क्लियर है आपको इतनी बात?
चलिए अब अपन बेटा सही मायने में पीडीबीपी को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि आज जो मैं आपको अभी 5-10 मिनट में बताऊंगा ना, वो इसलिए जरूरी है ताकि आपको आगे पता रहे कि आप क्या पढ़ने वाले हो, क्यों पढ़ने वाले हो। बेटा जब भी अपन पीडीबीपी की बात करेंगे ना, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अज्यूम करना है। आपकी नजरों में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट घूमना चाहिए। कैसा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ऐसा होता है क्या? हाँ, मेरा तो टी शेप होता है बस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही होता है यार, P&L। अच्छा, इधर आप क्या लिख देते हो? इनकम। इधर क्या लिख देते हो? एक्सपेंस। और इसका नेट आउटपुट या तो प्रॉफिट आ जाता है या फिर लॉस। ऐसे ही होता है। अब बेटा ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं फालतू है, लेकिन आपके पता है आपके अगले 30-35 दिन डिपेंड करेंगे इस चीज पे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी ने तो बनाया होगा, किसी अकाउंटेंट ने। अच्छा, आपको पता है सीए कोई अकाउंटिंग वगैरह थोड़ी करते हैं बेटा। अकाउंटिंग कौन करता है? एक नॉर्मल अकाउंटेंट। सीए थोड़ी करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस किसने बनाया होगा? एक नॉर्मल अकाउंटेंट ने। चलो उसको नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं बोलेंगे, अच्छा अपन नालायक अकाउंटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना बच्चे सभी लोग, आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, वो कौन बनाता है यार? एक नालायक अकाउंटेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है नालायक अकाउंटेंट ने यहां पर है ना, मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा बन रहा है। मेरा जो नालायक अकाउंटेंट है ना, उसने मेरी शादी के खर्चे भी पता है कहीं डाल दिए होंगे? यहीं पर। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, मैंने आपको नहीं पढ़ाया पीडीबीपी अभी, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड। क्या आप मुझे बताइए, क्या शादी के खर्चे यहाँ पर अलाउड होना चाहिए थे? नहीं होना चाहिए थे। एग्री करते हैं आप इस बात से? अच्छा, सेकंड चीज आपको पता है, इसीलिए तो वो नालायक है। उसको तो जो देखेगा ना वो डाल देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आपको पता है मेरी एक कार है जिसको मैं ना, मेरी कार को पता है मेरी वाइफ यूज करती है, और पता है किस लिए यूज करती है? सब्जी लाने के लिए। मतलब सब्जी लाने और ले जाने नहीं, सिर्फ सब्जी लाने के लिए। मुझे एक चीज बताइएगा, क्या इसका कोई बिजनेस से रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं। क्या ये खर्चा अलाउड होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा यहां पर है ना, मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको पीडीबीपी पूरे पढ़ने की बात बता रहा हूं। आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा, और वो पीएनएल पता है किसने बनाया होगा? एक नालायक अकाउंटेंट ने। आप जैसे अकाउंटेंट ने नहीं, किसने बनाया होगा बेटा? एक नालायक अकाउंटेंट ने। और आप बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया जाएगा और आपको उसको सही करना होगा। यही पीडीबीपी है, समझना मेरी बात। और बेटा वो सही वही कर पाएगा जिसने 35 दिन पूरी क्लास अटेंड की होगी। और मैं आपको बता दूं, पीडीबीपी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक आफ्टर कैपिटल गेन इन योर एंटायर सिलेबस ऑफ सीए इंटर। पूरे सीए इंटर में आपका कैपिटल गेन के बाद सबसे ट्रिकी टॉपिक है आपका पीडीबीपी, और जिसमें भी पढ़ते टाइम सबसे ज्यादा पेशेंस आपको पीडीबीपी में रखना है। कैपिटल गेन आपको पढ़ते टाइम भी समझ आएगा, पीडीबीपी भी समझ आएगा, लेकिन ये समझ आपको नहीं आएगा अगर आप आज ये नहीं समझोगे कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन होगा, एक पीएनएल गिवन होगा, जिसमें बेटा नालायक अकाउंटेंट ने ना जाने क्या क्या करके रखा होगा। कुछ चीजें इधर माइनस करी होंगी, कुछ इधर प्लस करी होंगी। जैसे कि बेटा पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मुझे बताओ क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पीडीबीपी के अंदर आना चाहिए थी? नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहां जाना चाहिए थी बच्चे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। नालायक अकाउंटेंट थोड़ी इनकम टैक्स पढ़ के बैठा होगा जो उसको पता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहां जाएगी, तो वो उसको भी कहां पर डाल देगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा, किसने बनाया होगा? एक नालायक अकाउंटेंट ने। बेटा ये टर्मिनोलॉजी भी अपन ने ही डेवलप की है, नालायक अकाउंटेंट वाली, और इसी से समझ आता है पीडीबीपी। आपको प्रॉफिट एंड लॉस किसने बना के दिया होगा? नालायक अकाउंटेंट ने। और बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या बीइंग सीए स्टूडेंट, आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया जाएगा। और आपको बेटा पीडीबीपी के पूरे सेक्शंस पता होंगे, तो आप पता है जो भी पीडीबीपी में आपको पता होगा उसके अकॉर्डिंग चीजों को सही कर दोगे। आप मुझे बताओ मैरिज एक्सपेंस आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? अच्छा, नालायक अकाउंटेंट तो माइनस कर चुका है, तो क्या आपको इसे प्लस कर देना चाहिए वापस से? अरे नालायक अकाउंटेंट ने गलती क्या करी है, उसको माइनस कर चुका है, प्रॉफिट को कम कर चुका है, तो क्या आप उसे बढ़ा दोगे वापस? यस। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा आपको पता है एक पीएनएल गिवन होगा एज पर नालायक अकाउंटेंट। पीडीबीपी के प्रोविजन आपने अभी पढ़े भी नहीं है, आप वो पीडीबीपी के प्रोविजन अप्लाई करोगे और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही हो जाएगा। जब आप पीडीबीपी के प्रोविजन अप्लाई करोगे तो आप देखोगे नालायक अकाउंटेंट ने किया क्या है, और जो भी उसने गलत किया होगा ना, आप उसका रिवर्स ट्रीटमेंट करोगे उसको सही करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पर कार का एक्सपेंस माइनस होना चाहिए था? नहीं, लेकिन वो तो नालायक था, उसने तो कर दिया यार। आप क्या कर दोगे उसको? प्लस। अरे यस और नो? अच्छा मुझे बताइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या यहाँ पर प्लस होना चाहिए था? सर नहीं होना चाहिए था, लेकिन नालायक ने कर दिया, तो आप उसे सही करने के लिए क्या रिवर्स ट्रीटमेंट कर दोगे? माइनस। आप समझ रहे हो मेरी बात? इतनी बात क्लियर है आपको? बेटा
जब भी अपन बात करेंगे ना पीडीबीपी में, आपको हमेशा क्या अज्यूम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात। और सेकंड चीज, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा टॉपिक के अंदर, वरना आप सोचोगे कि कर क्यों रहे अपन। अब मैं आपको ना एक सेक्शन का स्ट्रक्चर भी बता देता हूं बेटा। पीडीबीपी के अंदर क्रेडिट वाले साइड, ये नालायक अकाउंटेंट वाला है। मान लीजिए बेटा आपको दे दिया गया था और आपने बिल्कुल सही वाला कर दिया, मतलब एज पर सीए हो गया ये, मतलब एज पर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हो चुका है। आप मुझे बताइए पीडीबीपी के अंदर कौन सी इनकम आती है? क्या सेक्शन नंबर 28 वाली इनकम आती है? यस। अरे 11 आइटम कहां कवर थे बेटा? सेक्शन नंबर 28 कहां आने वाले हैं? पीडीबीपी के क्रेडिट वाले साइड में। अरे यस और नो? इसी तरीके से बच्चे एक सेक्शन नंबर 41 और होगा जिसके अंदर 4 आइटम है, इधर 11 इधर 4, मतलब टोटल कितने आइटम आने वाले हैं क्रेडिट साइड में? 15। सेक्शन नंबर 28 ऑलरेडी आप पढ़ चुके, 11 आइटम। सेक्शन 41 आप बिल्कुल लास्ट में जाके पढ़ोगे, 4 और आइटम आएंगे, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 15 आइटम किस साइड आने वाले बेटा? क्रेडिट वाले साइड में। और इधर अपन बात करें ना, इधर तो खर्चे, पता है खर्चे, अभी अपन खर्चे स्टार्ट करने वाले हैं, बस इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 28 हो गया बेटा। सेक्शन नंबर 30 से लेके 37 तक, सेक्शन नंबर 30 से लेके 37 तक बहुत सारे खर्चे आने वाले हैं, जो कि कहां पर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाले साइड में। क्या आपको मेरी बात इतनी क्लियर है? चलिए, अब अगर इतनी बात क्लियर है तो अपन स्टार्ट करते हैं रियल मायने में पीडीबीपी। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि आप सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं नालायक अकाउंटेंट के द्वारा। चलिए सब लोग फोकस करेंगे बेटा सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 प्लीज फोकस करेंगे, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हाउ टू कैलकुलेट पीजीबीपी। सेक्शन नंबर 29 आपको बताने वाला है हाउ टू कैलकुलेट पीजीबीपी। और बेटा सेक्शन नंबर 29 इतना नालायक सेक्शन है ना, बोलता है कि अगर आपको पीजीबीपी कैलकुलेट करना है तो आगे के सेक्शन फॉलो कर लो, पीजीबीपी कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन नंबर 29 देखिए क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 29, इसीलिए अपन ने उसका नाम रखा है आगे बढ़ो बेटा। ये अपने सिलेबस का सबसे इररिलेवेंट सेक्शन है, इसने कुछ बताया ही नहीं। इसने पता है क्या बोला? हाउ टू, इसके नाम देखो, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला कैसे, हाउ टू कैलकुलेट पीजीबीपी। ऐसा लग रहा था कि यही सब कुछ बताएगा। और देखिए लिखा क्या है, पीजीबीपी आर टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 32 43D। बोल रहा है कि पीजीबीपी के प्रोविजन फॉलो कर देना, जो आप पढ़ने वाले हो पीजीबीपी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यार आपके सिलेबस का अभी तक का नहीं, हमेशा का सबसे इररिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 29। तो बेटा 2 सेक्शन अपन पढ़ चुके हैं, मुझे बताइए सेक्शन नंबर 28 कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। और सेक्शन नंबर 29 आगे बढ़ो। आपको हमेशा सेक्शन नंबर 29 से ध्यान रखना है, आगे बढ़ो, कोई भी इसमें काम की बात है ही नहीं। क्लियर है आपको ये चीज? इसके बाद बेटा अपन काम का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 30। अब सबका फोकस होना चाहिए क्योंकि अब मजाक मस्ती नहीं हो रही है, ठीक है। सेक्शन नंबर 29 तो आपको ऐसे ही याद रखना है, आगे बढ़ो। अब बेटा सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 का नाम याद करो पहले तो मेरे साथ नाम याद करेंगे, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ध्यान से सुनिए, बार बार रिपीट करेंगे आप। सेक्शन नंबर 30, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। बेटा अगर आपने नाम याद कर लिया ना तो हो गया सेक्शन नंबर 30, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। क्या है सेक्शन नंबर 30? रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। एक काम करते ना यार, अपन गिनते हैं कितनी बातें लिखी हैं इसमें, कितने खर्चे लिखे हैं यार। सर रेंट हो जाएगा पहला खर्चा, रेट एंड टैक्सेस दूसरा खर्चा, रिपेयर्स तीसरा खर्चा और इंश्योरेंस चौथा खर्चा। बच्चे ध्यान से सुनना सभी लोग, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, कितने खर्चे हो गए? 4। किससे रिलेटेड? बिल्डिंग से रिलेटेड। मतलब 4 खर्चे रिलेटिंग टू वन एसेट, और उसका नाम क्या है? बिल्डिंग। अब समझना मेरी बात, आपको याद रखना है बेटा, 4 खर्चे किससे रिलेटेड? बिल्डिंग से रिलेटेड। मतलब 4:1 का रिलेशन है ऐसा कि 4 खर्चे आ रहे हैं और किससे रिलेटेड आ रहे हैं? सर एक बिल्डिंग से रिलेटेड। क्या नाम है? आपको सेक्शन का नाम बस बता दीजिए एक बार, लास्ट बार बता दीजिए। रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो बेटा अब है ना, जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं ना, इस फॉर्मेट को देख लो आप एक बार। ये छोटा सा सेक्शन है और अगर आपको सेक्शन का नाम याद है ना, सिर्फ आपको एनालिसिस करवा रहा हूं। अगर आपको सेक्शन का नाम याद है तो हो गया वो, बस इधर देख लीजिए। देखिए सबसे पहला खर्चा क्या है? रेंट, फिर क्या है? रेट एंड टैक्सेस, फिर इंश्योरेंस आ गया और फिर क्या आ गया? रिपेयर। एक सेकंड बेटा, ये पता है ये दोनों मिला के पता है क्या है? रिपेयर। ये दोनों मिला के है रिपेयर। एक चीज मुझे बताना, एक मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्डिंग का गेट टूट गया था थोड़ा सा, मैंने पूरी बिल्डिंग तोड़ के बनवा दी। ये बिल्डिंग का कांच टूट गया था एक छोटा सा, मैंने पूरी बिल्डिंग तोड़ के बनवा दी। ये रेवेन्यू रिपेयर है या कैपिटल रिपेयर है?
दिस इज कैपिटल रिपेयर। एग्री करते हैं इस बात से? या फिर बेटा बिल्डिंग में पता है 4 फ्लोर बने थे, मैंने 5वां एक नया फ्लोर बनवा दिया, वो भी कौन सा होता है? कैपिटल। एग्री करते हैं? और बेटा एक ही यहाँ पर है ना कील ठुकनी थी, तो मैंने वो कील ठुकवा दी, या फिर ऐसे छोटा मोटा कोई काम करवा दिया या कांच चेंज करवा दिया, उसको क्या बोलते हो आप? रेवेन्यू रिपेयर। ऑलरेडी आपने अकाउंट में ये सब चीजें डिस्कस की होंगी, की है? तो बेटा यहाँ पर है ना देखिए आप, रिपेयर को यहाँ पर मैंने कितने पार्ट्स में बांट दिया है? रेवेन्यू और कैपिटल। तो सब लोग एक बार सेक्शन का नाम प्लीज एक बार लास्ट टाइम सेक्शन का नाम बता दीजिए। सेक्शन नंबर 30, रेंट, रेंटेड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। बेटा आज छोड़ो, एग्जाम के दिन भी अगर आपको सिर्फ सेक्शन का नाम याद है ना तो हो गया आपका काम। सबसे पहले बात करेंगे बेटा रेंट की। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर क्या लिखा है? पहला पर्सन कौन लिखा है? ओनर, और दूसरा कौन लिखा है? टेनेंट। एक चीज मुझे बताना, मेरी खुद की बिल्डिंग पे क्या मैं खुद को रेंट पे कर सकता हूं? मैं अपनी इस वाली पॉकेट से निकाल के क्या इस वाली पॉकेट में रख सकता हूं? बेटा रख तो सकता हूं, लेकिन इनकम टैक्स ये फालतू फर्जी चीजें अलाउड नहीं करता बेटा। इनकम टैक्स में कोई भी फर्जी चीज अलाउड ही नहीं होने वाली है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है? रेंट। अगर भैया ओनर खुद को पे कर रहे हैं तो नॉट अलाउड। अरे आप बोलते हैं ना मिस्टर माज एंड मिसेस माज एंड कंपनी आर 2 डिफरेंट पर्सन, बिजनेस और बिजनेसमैन 2 डिफरेंट पर्सन होते हैं, ऐसा आप बोलते हैं? यस और नो? तो मान लीजिए यार मेरी फर्म का ऑफिस है और मैं फर्म के ऑफिस के लिए रेंट पता है किसको पे कर रहा हूं? फर्म के ओनर को, मतलब प्रोप्राइटर को। क्या वो डिडक्शन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए बेटा? इनकम टैक्स आपको फालतू की फर्जी चीजें अलाउड नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप पता है रेंट क्या कर रहे हो? अपनी खुद की पॉकेट से निकाल के खुद की दूसरी पॉकेट में रख रहे हो। That will not be allowed as deduction। पीडीबीपी में बेटा जब आप पीडीबीपी बनाओगे तो सेक्शन नंबर इधर कौन सा आने वाला है? 30। तो सेक्शन 30 में अगर रेंट होगा और लिखा होगा मिस्टर माज ने मिस्टर माज को रेंट पे करा, तो क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए सर? पीडीबीपी में बेटा मैं आपको बता रहा हूं आज ही, कभी भी पीडीबीपी में कोई भी चीज फालतू चीज का डिडक्शन मिलेगा नहीं। और इनकम टैक्स बेटा सभी एक्चुअल पे जाता है इनकम टैक्स। तो यहां पर देखिए ओनर के केस में क्या बोला? नॉट अलाउड। लेकिन आप मुझे बताइए अगर एक टेनेंट ने रेंट पे करा तो क्या उसको डिडक्शन मिलना चाहिए? यस। एक एग्जांपल लीजिएगा, बच्चे आपका बिजनेस है कपड़ों का, आपने सामने वाली एक बिल्डिंग किराए पे लेके रखी है मुझसे, बिजनेस आपका है, आपने बिल्डिंग मुझसे लेके रखी है, आप रेंट पे कर रहे हो बेटा 1 लाख रुपए, क्या उसका डिडक्शन आपको बिजनेस प्रोफेशन कैलकुलेट करते टाइम मिलना चाहिए? यस सर मिलना चाहिए। एग्री करते हैं इस बात से? तो बेटा रेंट के केस में बेटा रेंट ही सबसे खास है। रेंट के केस में क्या ध्यान रखना सर? रेंट अगर ओनर खुद को पे कर रहा है ना सर, वो हमें बेवकूफ बना रहा है तो उसका डिडक्शन नहीं देंगे, लेकिन अगर टेनेंट पे कर रहा है तो उसको डिडक्शन हम दे देंगे। क्लियर है आपको रेंट वाला? अभी बात करेंगे अपन, रेंट क्लियर है आपको? यस और नो? एक बार हाथ उठा के बताएं मुझे रेंट क्लियर है या नहीं। सर सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से तो मिलना चाहिए बेटा, मिलना चाहिए, लेकिन अकाउंट से जाए भाड़ में। मैं तो आपको बता रहा हूं बेटा, कंपनीज एक्ट को भी भाड़ में पहुंचा देगा इनकम टैक्स। अभी आप पढ़ने वाले हो कि इनकम टैक्स कैसे दूसरे एक्ट की धज्जियां उड़ाएगा। आप देखना, आपने सब कुछ पढ़ा होगा और बेटा इनकम टैक्स बोलेगा कि मैं क्यों मानूं, मैं तो अपनी चीज खुद बताऊंगा। अभी आप पढ़ने वाले हो डेप्रिसिएशन, सेक्शन नंबर 32 अभी आप पढ़ोगे। डेप्रिसिएशन बोलेगा अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन पढ़ा था भाड़ में जाए। और मैं आपको बता रहा हूं जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क आप पढ़ने वाले हो। किसी भी चीज की नहीं मानता बेटा, सबसे सुपीरियर एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, सबसे सुपीरियर। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता हूं इसलिए सुपीरियर है बेटा, सही में सबसे सुपीरियर एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ध्यान दीजिएगा रेंट के बारे में इसने क्या बोला? रेंट अगर ओनर पे कर रहा है तो नॉट अलाउड, लेकिन बेटा अगर टेनेंट पे कर रहा है तो अलाउड। अच्छा सेकंड देखिए रेट एंड टैक्सेस। व्हाट इज रेट एंड टैक्सेस? कोई मुझे बताएगा? सर हमारी बिल्डिंग पे ना म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं। अरे आप नहीं करते होगे लेकिन करते हैं बेटा। हमारी बिल्डिंग पे हम क्या पे करते हैं सर? म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपने पे करा तो क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? बेटा एक चीज सुनना, कोई भी खर्चा होने की वजह अगर बिजनेस प्रोफेशन है ना तो लॉजिकली उसका डिडक्शन मिलने वाला है। आज बता रहा हूं मैं आपको, आगे आप पढ़ने वाले हो, मैं तो आपको जस्ट बता रहा हूं। किसी भी खर्चे की वजह अगर क्या है आपका बिजनेस प्रोफेशन, तो उस खर्चे का आपको क्या मिलने वाला है बच्चे? डिडक्शन। तो एक चीज बताइए, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए बेटा ये एपीटी की बिल्डिंग, अपन तो इसी बिल्डिंग का एग्जांपल लेंगे। ये एपीटी की बिल्डिंग है और आपको पता है एपीटी इस बिल्डिंग का रेंट पे करती है 3 लाख रुपए पर मंथ आई थिंक। तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, एपीटी इस बिल्डिंग का रेंट पे कर रही है 3 लाख रुपए पर मंथ। क्या एपीटी इज टेनेंट? यस सर। ये बिल्डिंग किसी और की है और एपीटी की क्या है? टेनेंट। तो बेटा जो 36 लाख रुपए का हम रेंट पे कर रहे हैं, क्या उसका डिडक्शन मिल जाएगा? यस सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 30 पीडीबीपी जब एपीटी कैलकुलेट करेगी अपना पीडीबीपी, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 30 में क्या आने वाला है बेटा? रेंट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? अरे एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा एक चीज बताइएगा सभी लोग, इसी प्रॉपर्टी का मान लीजिए एपीटी ने म्युनिसिपल टैक्स पे करा है 5 लाख, क्या उसका भी डिडक्शन मिलना चाहिए? यस। तो वही तो देखा बेटा, रेट एंड टैक्सेस क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल टैक्स।
तो ध्यान देखिए क्या लिखा है, अगर ओनर ने पे करा तो भी मिलेगा, टेनेंट ने पे करा तो भी मिलेगा, लेकिन बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिडक्शन हर किसी को नहीं मिलेगा बेटा। जिसकी पॉकेट से खर्चा होगा ना, डिडक्शन किसको ही मिलने वाला है, उसको लॉजिकल, आप समझना मेरी बात, डिडक्शन किसको ही मिलने वाला है बेटा, जिसने खर्चा किया। और मैं आपको इस टॉपिक की खूबसूरती बता देता हूं बेटा, पीजीबीपी की ये जो टॉपिक है ना, आपको पहली बार में इसमें मेहनत करना पड़ती है बेटा, इसके बाद इसमें आपको कभी मेहनत नहीं करना पड़ती, सिर्फ आप रीड करके भी इसको चले जाओ ना तो भी आपका काम हो जाता है। मतलब कंसेप्ट रिवाइज करने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि रटने वाला टॉपिक नहीं है, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ सेक्शन नंबर ध्यान रखना है और सेक्शन में कुछ काम की बातें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखनी है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, रेट एंड टैक्सेस, चाहे आप ओनर हैं चाहे आप टेनेंट हैं, आपको क्या मिलने वाला है बेटा, डिडक्शन। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, इंश्योरेंस। आपको पता है आग वाग लग जाए या कुछ हो जाए तो क्या उसके लिए इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है मैंडेटरी? यस सर। तो बेटा अगर एपीटी ने इंश्योरेंस पे करा है तो क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? यस सर। ओनर ने पे करा उसको भी मिलना चाहिए, एपीटी ने पे करा तो उसको भी मिलना चाहिए। एग्री करते हैं या नहीं करते? बेटा रेंट का मिल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स का भी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सेक्शन क्या पढ़ा, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो यहां पर बेटा अगर आपने इंश्योरेंस पे करा तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं रिपेयर, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, रिपेयर में अपन ने क्या बात करी थी, कितने टाइप की रिपेयर होने वाली है? दो टाइप की, रेवेन्यू और कैपिटल। बेटा मैं आपको बता दूं, अगर रेवेन्यू रिपेयर है ना, रेवेन्यू रिपेयर का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कौन से वाले का, कौन से वाले का मिल जाएगा बच्चे? रेवेन्यू रिपेयर का। रेवेन्यू रिपेयर मतलब वो छोटे मोटे खर्चे, यस और नो? कौन से वाले का डिडक्शन मिल जाएगा? रेवेन्यू रिपेयर का। बेटा कैपिटल रिपेयर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैपिटल रिपेयर पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। आप पढ़ोगे आगे, कैपिटल रिपेयर पे आपको क्या मिलने वाला है? डेप्रिसिएशन। सुनना मेरी बात, समझना, आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है बेटा, साल भर में आपने सेल करी 1 करोड़ रुपए की मान लीजिए, और बेटा आपने पता है एपीटी की बिल्डिंग आपने पूरी तोड़ के नई बिल्डिंग बना दी, और यहां पर खर्चा आप डाल रहे हो बिल्डिंग 5 करोड़। आप मुझे बताओ क्या ये सही पोजीशन? आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या ये बिल्डिंग आज का खर्चा था? क्या ये इसी साल का खर्चा था? नहीं सर। क्या इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको मिलना चाहिए था? यस सर। तो बेटा अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाते हो, बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाते हो, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको उस पर क्या मिलने वाला है? डेप्रिसिएशन। मतलब धीरे 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 उसका आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट। क्या आपको मेरी इतनी बात क्लियर है? एक काम करते हैं, इसको मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूं। सेक्शन का नाम बता दें जल्दी से एक बार। सेक्शन नंबर 30, रेंट, रेंट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। कितने खर्चे? 4 खर्चे, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। किससे रिलेटेड बेटा? बिल्डिंग। एग्री करते हैं इस बात से? और मैंने आपको क्या बताया रेंट के केस में? मैंने आपको क्या बताया? अगर टेनेंट ने पे करा तो डिडक्शन मिलेगा, ओनर ने करा तो नहीं मिलेगा। लॉजिक आपको क्लियर है बेटा? ओनर कर रहा है तो वो फर्जीवाड़ा है। अरे यस और नो? सेकंड चीज, रेट एंड टैक्सेस दोनों को मिल जाएगा, इंश्योरेंस दोनों को मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस दोनों को मिल जाएगा। अच्छा, रिपेयर में आपको क्या बताया मैंने? रेवेन्यू और कैपिटल। कौन से वाले पे डिडक्शन मिल जाएगा सर? रेवेन्यू। कौन से वाले पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? कैपिटल। एग्री करते हैं इस बात से? बेटा ध्यान से सुनना, आपको पता है इसमें कोई फर्क थोड़ी है, ये जो ओनर और टेनेंट लिखा है ना, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। आप देखो ना, सभी जगह तो सेम है, देखो सेम है, सिर्फ रेंट में फर्क है। और रेंट के लिए अपन ने अलग पढ़ा है कि अगर मैं खुद को रेंट पे कर रहा हूं तो लॉजिकली भी आप बता दो डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें यही लिखा है, बस इतनी सी बात लिखी है कि अगर खुद को रेंट पे किया गया तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है आपको इतनी बात? एक केस बना के पूछता हूं, देखना आपका दिमाग लगाना थोड़ा सा। सर कैपिटल रिपेयर नहीं समझ आया मुझे। बेटा कैपिटल रिपेयर बड़े बड़े खर्चे होते हैं। कैपिटल रिपेयर जैसे कि यार एक बिल्डिंग का तूने 4 फ्लोर थे, उसमें तूने एक नया फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवा लिया, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिपेयर। अरे यस और नो? या फिर बेटा बिल्डिंग में आपने पूरी बिल्डिंग तोड़ के बनवा दी, उसको भी क्या बोलते हैं? कैपिटल। आपको पता है जो आपके असेट होते हैं ना, आपको पता है किसी ने शायद बताया नहीं होगा, आपके असेट भी आपके खर्चे ही होते हैं। अरे जो आप सैलरी पे करते हो ना, वो भी आपका खर्चा होता है, और अगर आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हो तो वो भी आपका एक खर्चा है। बस पता है फर्क क्या है कि सैलरी का बेनिफिट आपको आज के आज मिल रहा है, लेकिन बिल्डिंग का बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है। तो जो सैलरी होती है ना, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो, आज के आज वाला, लेकिन जो बिल्डिंग होती है उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम की चीज पता है, बैलेंस शीट में असेट वाले साइड आती है। सर वो बिल्डिंग जो होती है ना, उसको हम असेट बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो होता हमारा खर्चा ही। और इसीलिए तो बेटा जब आप इनकम टैक्स, जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आप शायद पढ़ते हो असेट का जो ट्रीटमेंट होते हैं ना और एक्सपेंस के ट्रीटमेंट सेम होते हैं, क्योंकि दोनों खर्चे ही है बेटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? असेट और एक्सपेंस के ट्रीटमेंट आप पढ़ते हो ना यार, इंक्रीज इन असेट डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट,
अरे पढ़ते हो यस और नो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। छोड़ो यार, अपन को नहीं आती। नहीं, इनकम टैक्स की क्लास में मूड खराब नहीं करेंगे अपन अकाउंट्स की बात करके। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक केस आपके सामने ले रहा हूं, आंसर करिएगा। सर टेनेंट या ओनर दोनों में से कोई एक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। बेटा इसका आंसर तो आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए कि डिडक्शन क्लेम कौन करेगा। जिसकी पॉकेट से पैसा जाएगा वो डिडक्शन क्लेम करेगा यार। अरे यार अगर आप सोचिए ना, आप सोचिए आप लोग मेरे टेनेंट है, मैं आपका मकान मालिक हूं। सुनना मेरी बात, मैं ओनर हूं, आप लोग टेनेंट है, आपका बिजनेस है, आप खर्चा रेंट पे कर रहे हैं, तो डिडक्शन आपको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। सर जिसकी पॉकेट से पैसा जा रहा है उसको मिलेगा, यस और नो। चलिए अब बच्चे एक सेकंड ध्यान देना, एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं सिर्फ टेस्ट करने के लिए, और आपको करेक्ट आंसर करना चाहिए। ये जो बिल्डिंग है ना एपीटी की, ये जो एपीटी की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बेटा बिजनेस के लिए यूज ही नहीं हो रही, पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है। अज्यूम कर रहे हैं अपन, मतलब ऐसा कोई अपन कुछ वो नहीं कर रहे हैं अपन, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है जिसका मैं 36 लाख रुपए किराया पे कर रहा हूं, दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। क्या इसका डिडक्शन पीडीपीपी में मिलना चाहिए? नहीं सर। तो आज के बाद एक चीज बिना बताए आप याद रखोगे कि सर पीडीपीपी में अगर डिडक्शन लेना है तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफेशन। अगर पीडीपीपी में खर्चे का डिडक्शन लेना है तो इट मस्ट बी, बेटा बोलूं या नहीं बोलूं, पीडीपीपी में किसी भी खर्चे का कभी जिंदगी में डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो बिजनेस प्रोफेशन की वजह से नहीं हो तो। क्लियर है मेरी बात? तो कोई भी खर्चा डिडक्शन कभी मिलेगा बेटा जब वो क्या है, बिजनेस प्रोफेशन। तो बेटा 4 मिनट में तो अपन 2 सेक्शन पढ़ लेंगे। काम करो, इधर ध्यान दो, सेक्शन नंबर 31 प्लीज फोकस करना बेटा। आपको पता है आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो आपने 30 पढ़ा है ना उसी से 31 आपका खुद ही हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 31 का पहले तो नाम देख लें, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। कितने खर्चे हैं बेटा? 2। रिपेयर इंश्योरेंस, कितने एसेट हैं? 2। एक सेकंड, सेक्शन नंबर 30 रेंट रेट एंड टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 4 खर्चे, एक एसेट जिसका नाम क्या था? बिल्डिंग। सेक्शन नंबर 31 2 खर्चे, कौन कौन से बेटा? रिपेयर एंड इंश्योरेंस, 2 एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। और मैं आपको बता दूं बेटा, आज मैं आपको बता रहा हूं आप कहां गलती करोगे। आपको सेक्शन नंबर 30 पूरा याद होगा, 31 पूरा याद होगा। आप पता है ये फर्नीचर जो सबसे लास्ट में लिखा है ना, इसको भूल जाओगे बस। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आपको पता है सेक्शन नंबर 30 और 31 में नाम याद रखना है, नाम पे फोकस रखना। अगर आपको नाम याद रखेगा ना, आपको सेक्शन तो कर लोगे, आप कुछ भी नहीं होगा। सेक्शन नंबर 31 क्या नाम है बेटा? रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। और जब भी मैं आपको ऐसी चीज बताता हूं कि आप गलती करते हो बेटा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बच्चे कहां गलती करते हैं। ठीक है, आपको सब याद आएगा। आप पता है क्या बोलोगे? फर्नीचर तो आप इसको अलग से मार्क कर लेना। सेक्शन नंबर 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, 2 खर्चे 2 एसेट। तो बेटा ध्यान से सुनना, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, आप खुद ही बता दोगे। आप मुझे बताओ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलना चाहिए क्या? इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो देखिए बेटा इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाएगा, ये देखिए इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा रिपेयर कितने टाइप के होंगे? 2, रेवेन्यू और कैपिटल। कौन से वाले का डिडक्शन मिलेगा? रेवेन्यू। कौन से वाले पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? कैपिटल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कौन से वाले पे डिडक्शन मिल जाएगा? सर रेवेन्यू। बेटा डिडक्शन और डेप्रिसिएशन का फर्क मैं आपको बता देता हूं, डिडक्शन और डेप्रिसिएशन का फर्क। अच्छा आप बता दीजिए ना, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, डिडक्शन वर्सेस डेप्रिसिएशन क्या फर्क है? नहीं बता पाओगे, मुझे लग नहीं रहा कि आप बता पाओ। डिडक्शन वर्सेस डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डिफरेंस? क्या ये बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन आपको, बेटा डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन पहले कैश एक्सपेंडिचर करते हो तभी वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर मिलता है आपको। अरे पहले आप 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदते हो, फिर उस 1 करोड़ की बिल्डिंग पे आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 लाख 15 लाख का क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड सर, डिडक्शन इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर। 100% आपको पता है बेनिफिट कब मिल जाएगा? आज के आज। और सर डेप्रिसिएशन पूरा थोड़ी मिलेगा, हो सकता है 10%, हो सकता है 15%। समझना बेटा मेरी बात। अगर मैं बोल रहा हूं डिडक्शन, तो सर डिडक्शन मतलब आज के आज जितना भी खर्चा हुआ ना पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन, तो इट विल बी अलाउड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको क्लियर रहना चाहिए आज के बाद, डिडक्शन मतलब वन टाइम और डेप्रिसिएशन मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? एक सेकंड थोड़ा सा सोच के। डिडक्शन इनकम से माइनस होता है, डेप्रिसिएशन असेट से माइनस होता है। बेटा ध्यान से सुनना सभी लोग, एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी है 1 करोड़ रुपए की,
और ये कार जो है ना ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है। 1 करोड़ रुपीस की क्या है एक कार, और ये किस लिए यूज हो रही है बेटा? बिजनेस प्रोफेशन। सब लोग फोकस करेंगे, अच्छे से सुन लें। एक करोड़ रुपए की कार है, किस लिए यूज हो रही है? बिजनेस प्रोफेशन। अगर बेटा सरकार आपको आज के आज डिडक्शन दे देती तो क्या आपको आज के आज पीडीपीपी में 1 करोड़ क्लेम करने को मिल जाता? अरे यस और नो? यस। तो आपको पता है करंट वाले ईयर में आपको टैक्स कम लगता। समझना मेरी बात। 1 करोड़ रुपए की कार है बेटा, 2 मिनट के लिए सिर्फ अज्यूम कर लीजिए, मिलने नहीं वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लीजिए अगर इसका डिडक्शन मिल जाता 100% आज, तो क्या पीडीपीपी कैलकुलेट करते टाइम, यहां आप पीडीपीपी कैलकुलेट कर रहे हो, आपकी सेल है 2 करोड़, तो क्या आपको कार का डिडक्शन 1 करोड़ पूरा का पूरा मिल जाता तो आपका प्रॉफिट कम आता? यस सर कम आता, और हमें बहुत कम अमाउंट पे क्या लगता? टैक्स। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, होगा क्या, यहां पर पीडीपी पे आप कैलकुलेट करोगे, सेल तो आपकी 2 करोड़ रहने वाली है, लेकिन कार का डिडक्शन आज के आज पूरा 1 करोड़ नहीं मिलेगा, हो सकता है 10 लाख मिले। अब मुझे बताओ सेकंड वाले केस में क्या आपका पीडीपीपी ज्यादा आ रहा है? यस सर। अरे यस और नो? मतलब कौन से वाले टैक्स में आपको ज्यादा, कौन से वाले केस में ज्यादा टैक्स लग रहा है आपको? सेकंड वाले केस में। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, ये आपको करंट ईयर में ज्यादा लग रहा है, धीरे धीरे पता है क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली असेट तो 1 करोड़ का ही है, बेनिफिट तो इधर भी 1 करोड़ का मिलेगा और इधर भी कितना मिलेगा? 1 करोड़। बस फर्क क्या है पता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सर यहाँ आज के आज मिल रहा है और यहाँ पर हो सकता है 5 या 6 या 7 सालों के अंदर मिलेगा। तो बेटा कोई भी एज सच फर्क नहीं है, चाहे आपको डिडक्शन मिले या आपको डेप्रिसिएशन मिले, दोनों में आपको बेनिफिट तो कितना ही मिलने वाला है? 1 करोड़। लेकिन बेटा हम है सीए स्टूडेंट, हमको पता है क्या फायदेमंद लगता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज हमें, आज आप सोचो ना यार, 5 करोड़ रुपए में आपको 5 साल ऑप्शन दे दूं मैं कि 5 करोड़ की जगह मैं आपको 5.5 करोड़ दे दूंगा 5 साल बाद, या फिर आज ले लो 5 करोड़। कोई नालायक ही होगा पता है जो बोलेगा कि आज 5 करोड़ नहीं, 5 साल बाद 5.5 करोड़ दे देना। एग्री करते हैं इस बात से? चलिए एक काम करते हैं, सर आ गए तो अब सर कंटिन्यू करेंगे, अपन नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।